हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्विक रिवीजन चैप्टर्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोग की टेक्स्ट बुक के हिसाब से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो वहाँ पर दिया गया है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। सो वो चैप्टर और ये चैप्टर दोनों सेम ही है, बस नाम में थोड़ी सी चेंजेस किए गए। तो सबसे पहली बात, ह्यूमन रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन करने के लिए या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हम कह सकते हैं कि उसे एक मेल और एक फीमेल दोनों पार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो आइए हम स्टडी करते हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आएंगे हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पार्ट्स, जिसमें आता है हमारा टेस्टिस। प्राइमरी पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो हमारे हार्मोन बनाते हैं प्लस वो गैमेट का भी फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट का मतलब है, एक्सेसरी डक्ट्स मतलब वो रास्ते जहाँ से वो गैमेट रिलीज किया जाएगा। तो वो सारे पार्ट्स जहाँ से वो गैमेट ट्रांसफर होगा या रिलीज होगा उसे हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट। उसके बाद आता है हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड में वो पार्ट आता है जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे मेल गैमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो विद द एनर्जी के साथ बॉडी से बाहर रिलीज हो सके, ताकि वो जब आगे चलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रैवल करेंगे तो उनके पास एनर्जी जो है वो बरकरार रहे। तो इसीलिए उनको एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जो जरूरत पड़ती है, वो उन्हें कहाँ से मिलता है, एक्सेसरी ग्लैंड से। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल का मतलब जो एक्सटर्नली अपीयर हो आउटर पार्ट में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल्स में कुछ पोर्शन होता है जो बाहर से देखने पे विजिबल होता है, हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हमारे प्राइमरी पार्ट्स की। प्राइमरी पार्ट्स में आता है हमारा मेन जो है वो टेस्टिस है। टेस्टिस को अगर हम ट्रांसफर सेक्शन में कट करें तो ट्रांसफर सेक्शन भी कट कर सकते हैं और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में भी कट कर सकते हैं। तो हमें उसके अंदर एक पार्ट देखने मिलेगा, टेस्टिस के अंदर कुछ छोटे छोटे लोब्स देखने मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स जो होते हैं उसको भी अगर अंदर उसके भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें देखने मिलेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल। कम से कम 1 से 4 सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, और ऐसे 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं पर टेस्टिस में। ओके, फिर हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल में हमारे प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया वो टाइप के टिश्यूज है या सेल्स है जो हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया टिश्यूज भी कहा जाता है या फिर स्पर्मेटोगोनिया, जो फॉर्म करता है स्पर्म्स फॉर मेयोटिक डिवीजन। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होते हैं। सर्टोली सेल्स वो सेल्स है जो हमें हमारे स्पर्म्स को प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, या फिर जर्म सेल्स को प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद हमारे आते हैं लिडिक सेल क्या करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि पाया जाता है मेल्स में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे एक्सेसरी डक्ट्स में। अब हमारे जब मेल गैमेट फॉर्मेशन हो गई, मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट होता है हमारा स्पर्म। जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तो वो कहाँ से जाएगा, ट्रैवल कहाँ से करेगा, बॉडी से बाहर कैसे रिलीज किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ सम एक्सेसरी डक्ट। वो एक्सेसरी डक्ट क्या होता है, वो एक्सेसरी डक्ट होते हैं आपके रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। ये चारों आपको सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये चारों सीक्वेंस में पूछा जाता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़े से देख लेते हैं हम, एक्सेसरी डक्ट्स कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको कुछ चीज़ें देखने मिल रही है। ये रहा हमारा टेस्टिकुलर, ये रहा हमारे टेस्टिस, ये है टेस्टिस। एक ऑर्गेनिज्म में या फिर एक मैन में हम बोल सकते हैं 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है, या फिर अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद टेस्टिस में अगर जब स्पर्म बन जाए, ठीक है, टेस्टिस में जब स्पर्म बन जाए तो वो किसी चीज़ के थ्रू बाहर आएगा जिसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। ठीक है, रास्ते से बाहर आएगा जिसे हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के ऊपर कुछ डक्ट ऐसे लाइंस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, उन लाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। उसके बाद जो दूसरा रास्ता है हमारा उसे कहते हैं हम एपिडिडाइमिस, जो फ्लावर शेप ऑर्गन प्रेजेंट होता है हमारे टेस्टिस के ऊपर, फ्लावर शेप ऑर्गन होता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ लाइन गई हुई है यहाँ से पाइप के थ्रू, इसे हम कहते हैं वास डेफरेंस, जिसकी वजह से हमारा स्पर्म यहाँ टेस्टिस से रिलीज होकर रेटिटेस्टिस से होते हुए वासा एफ्रेंशिया में मूव करता है, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से वो होकर जाता है वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस से होते हुए यहाँ से आते हुए वो कहा जाता है यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं लीफ लाइक ग्लैंड या फिर सेमिनल वेसिकल। इस ग्लैंड में उसे मिलता है फ्रक्टोस, ठीक है, जो कि एज अ एनर्जी सोर्स है उसका। उसके बाद सेमिनल वेसिकल में ट्रांसफर होने के बाद वो जाता है हमारे दूसरे ग्लैंड में जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में उसे कुछ आयंस मिलते हैं,
कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, फॉस्फोरस, ये सारे उससे आयन्स मिलते हैं जो उसको उसकी एनर्जी को आगे चलकर बरकरार रखते हैं। उसके बाद थर्ड ग्लैंड आता है हमारा जो बल्ब लाइक शेप में प्रेजेंट होता है, जैसे हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड, क्योंकि ये बल्ब लाइक शेप में प्रेजेंट होता है। और ये क्या रिलीज करता है, ये क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस। ये हमारे स्पर्म को क्या देता है, म्यूकस देता है, म्यूकस फॉर लुब्रिकेटिंग, ठीक है, ताकि वो स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लुब्रिकेशन में हेल्प कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारा स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करते हुए वो जाता है कहाँ पर, यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्रा से होते हुए वो रिलीज होता है बाय एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम बोलते हैं पीनस, ठीक है। ग्लांस पीनस या फोरस्किन, उसके ऊपर की लेयर को कहा जाता है फोरस्किन, और जो पीनस फ्रंट साइड में दिखता है उसे हम कहते हैं ग्लांस पीनस, ठीक है। ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट यहाँ पे क्लियर होता है। उसके बाद हम आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स में, जो मैंने अभी यहाँ पे ग्लैंड्स बताए हमारे फर्स्ट सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल, वही 3 ग्लैंड्स वापस यहाँ पे दिए गए हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल देखो यहाँ पे फ्रक्टोज सिक्रेट करता है, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है जो वो देता है किसको, स्पर्म को। बल्बो यूरेथ्रल सिक्रेट करता है लुब्रिकेट्स, जिसे हम कहते हैं म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन, ताकि पीनस इजीली लुब्रिकेट कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें जो एक्सटर्नली देखने मिलेगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पीनस, यूरेथ्रा एंड स्क्रॉटम। स्क्रॉटम वो पाउच लाइक ऑर्गन है जिसके अंदर हमारा टेस्टिस या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट था, उसे हम कहते हैं स्क्रॉटम, ओके। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। अब हम आते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। प्राइमरी ऑर्गन्स जो होता है हमारा ओवरी, उसके बाद आता है हमारा एक्सेसरी डक्ट, जहाँ से हमारी फीमेल गैमेट ट्रांसफर होगी या फिर रिलीज होगी, तो जिन रास्तों से वो जाएगी उसे हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट। उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो फीमेल में एक्सटर्नली विजिबल एरिया होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसके बाद कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में आते हैं हमारे मेमरी ग्लैंड्स, एक एक को करके क्लियर करते हैं आप आगे, ठीक है। तो हम आते हैं पहले हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, जिसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा गया है, क्योंकि वो प्राइमरी सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है, सॉरी सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है और साथ ही वो गैमेट फॉर्मेशन भी कर रहा है, इसीलिए हम उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऐसा ऑर्गन जो गैमेट भी रिलीज करे और हार्मोन भी रिलीज करे। ओवरीज के अंदर हमें मिलेगा ओवेरियन स्ट्रोमा, जो कि आगे डिवाइडेड है 2 पार्ट में, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स में हमारे बनते हैं ओवम, कॉर्टेक्स रीजन हमारा प्रोड्यूस करता है ओवम, क्योंकि उसके पास कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ओगोनियम टिश्यूज, जैसे कि अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा कि हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर कुछ स्पर्मेटोगोनियम टिश्यूज है, वैसे ही हमारे ओवरी के अंदर ओगोनियम टिश्यूज प्रेजेंट है। वो ओगोनियम टिश्यूज आगे चलकर ओवम का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करते हैं, और वहीं से हमारा हार्मोन भी रिलीज होता है या बनता है, बोल सकते हैं हम, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेड्यूला रीजन बीच वाले रीजन को कहते हैं, जिसमें हमारे ब्लड वेसल, वेन्स वगैरह पूरे स्प्रेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सेसरी डक्ट में। अब जब यहाँ पर ओवरी के अंदर ओवम बन गया है, फीमेल गैमेट रेडी हो गई है, तो उसको रिलीज किया जाएगा वहाँ से, तो वो कुछ रास्तों से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो वो जो रास्ते होते हैं उसे हम बोलते हैं ओविडक्ट, दूसरा यूट्रस, तीसरा वजाइना। हमारे एक्सेसरी डक्ट में आएंगे ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना। ओविडक्ट कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस और यूटेराइन पार्ट। इन्फंडिबुलम फनल लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है ओवरी के जस्ट ऊपर, हैंड लाइक स्ट्रक्चर कुछ देखने मिलता है, जिसके पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हम उसे कहते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। एम्प्यूला स्वोलन रीजन पाया जाता है इन्फंडिबुलम के ऊपर, जिसके अंदर हमारी फीमेल गैमेट आकर वेट करती है मेल गैमेट के लिए, और अगर मेल गैमेट वहाँ पर आता है तो फर्टिलाइजेशन भी एम्प्यूला रीजन में ही होगी। उसके बाद हमारा आता है इस्थमस। इस्थमस पतला रीजन है जो एम्प्यूला रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, हम उसे कहते हैं इस्थमस। उसके बाद आता है यूटेराइन पार्ट। यूटेराइन पार्ट में आते हैं हमारे यूटरस, ओके। उसके बाद आते हैं हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें देखने मिलता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस वो पार्ट है जिसमें फ्लैशी, हम उसे बोल सकते हैं फ्लैशी एरिया है वो, जिसपे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। इन्हें लेबिया क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक लिप लाइक स्ट्रक्चर है, लिप लाइक फोल्डिंग्स फॉर्म्ड हुई है वहाँ पर, ठीक है। मेजोरा मतलब बड़ी लिप लाइक फोल्डिंग और माइनोरा मतलब छोटी लिप लाइक फोल्डिंग, 2 लिप लाइक फोल्डिंग प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाइमेन। हाइमेन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है छोटा सा, जो कि हमारे वजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा क्लिटोरिस। क्लिटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लेबिया मेजोरा के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये पार्ट है हमारा यूटरस, इस पार्ट को हम बोलते हैं यूटरस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहाँ पर है, ये हमारा ओवरी है। ओवरी के अंदर हमारे फॉर्मेशन होते हैं किसके, ओवम के, यानी कि फीमेल गैमेट के। फीमेल गैमेट यहाँ से बनती है और जब यहाँ से ओवुलेशन हो जाता है तो यहाँ से ओवम रिलीज होती है और वो ओवम कैप्चर होती है बाय द इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके हाथों पर, या फिर उसके लोअर पार्ट में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिर प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जो क्या करती है, कैप्चर करती है ओवम को और उसको इन्फंडिबुलम में
भेज देती है। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है इनफंडिबुलम के ऊपर एम्प्यूला। एम्प्यूला रीजन में हमारी ओवम आकर बैठती है और वहीं पर वेट करती है कि हाँ अब मेल गैमेट आएगा और मुझे फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो उसका वेट करती है। दूसरा होता है हमारा इस्थमस। इस्थमस रीजन यहाँ पर थोड़ा पतला रीजन है, नैरो रीजन है, इसे हम कहते हैं इस्थमस, जो अटैच होता है हमारे यूटरस से, यूटरस वाली लेयर से अटैच होता है। इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम तीनों को मिलाकर हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ओके, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे, यूट्रस पे। यूट्रस में हमें 3 पार्ट देखने मिलते हैं। यूट्रस फंडूस, ठीक है, यूटेराइन फंडूस या फिर ऊपर का लेवल जिसे हम कहते हैं फंडूस, इस पार्ट को हम कहते हैं बॉडी और ये वाले पार्ट को हम कहते हैं सर्विक्स। हमारा यूट्रस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फंडूस, बॉडी एंड थर्ड सर्विक्स। सर्विक्स के बाद हमें यहाँ पे देखने मिलता है कैनल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, जहाँ से बेबी रिलीज होता है। अगर मदर प्रेग्नेंट हो गई है, ओवम फर्टिलाइज हो गया है, तो बेबी यहाँ से रिलीज होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ब्लीडिंग होगी यहाँ से। और ये वजाइना, वजाइना का कुछ पार्ट अंदर की तरफ होता है और कुछ पार्ट बाहर की तरफ जो कि विजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट, यूट्रस में कुछ लेयर्स भी प्रेजेंट है हमारे यूट्रस में। इस यूट्रस में हमारी कुछ लेयर्स भी प्रेजेंट है। आउटर लेयर होती है हमारी पेरीमेट्रियम। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पे आउटर लेयर, ये रही हमारी पेरीमेट्रियम। उसके बाद इनर में लेयर आती है हमारी मायोमेट्रियम, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद फिर एक और लेयर आती है जिसे हम कहते हैं हमारी एंडोमेट्रियम। ये जो डिजाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है हमारी एंडोमेट्रियम वॉल। और यही एंडोमेट्रियम वॉल अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुई, अगर फीमेल ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये वॉल डीजेनरेट हो जाती है और यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब आते हैं हमारे ग्लैंड्स पर। मेमोरी ग्लैंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी लोब्स कहा जाता है उन्हें। इन लोब्स के अंदर, लोब्स में कुछ एल्वियोलाई सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं मिल्क। अब आप लोग कहते होंगे एल्वियोलाई तो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, ये यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैसे आ गया? तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जो एल्वियोलाई सेल्स मिल्क का सिक्रीशन करती हैं, ना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, ठीक है। ये मिल्क को सिक्रीट करती हैं और अपने पास स्टोर करके रखती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट को हम मेमोरी डक्ट भी बोल सकते हैं और लैक्टिफेरस डक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। डक्ट वो रास्ते जहाँ से हमारा मिल्क जो सिक्रीट हुआ है वो मिल्क वहाँ से रिलीज होगा और निपल्स के पास पहुँचेगा, ठीक है। निपल्स वो ब्लैक एरिया होता है जो फीमेल की मेमोरी ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होता है, जिसे बेबी सक करता है और वहाँ से मिल्क रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है लैक्टेशन, जो कि प्रेगनेंसी के बाद होता है, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन कब? जब प्रेगनेंसी एंड होगी तब उसे हम कहते हैं लैक्टेशन। तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे गैमेटोजेनेसिस। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल में कैसे होता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे गैमेटोजेनेसिस में। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन, इसीलिए यहाँ पे लिखा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होने के लिए, ठीक है, होने के लिए हमें कुछ हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे प्यूबर्टी एज में हमें मिलती है, ठीक है। ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से अब हमारे अंदर प्यूबर्टी एज आती है, और प्यूबर्टी एज आने की वजह से ये हार्मोन्स रिलीज हुए तो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं GnRH। GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा है LH। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के टाइप्स है LH और FSH। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और भी अदर हार्मोन रिलीज होते हैं जिसे हम कहते हैं एंड्रोजेंस, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हमारे क्या है? एंड्रोजेंस है, एंड्रोजेंस के टाइप है। उसके बाद हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन हम उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होगी? सिर्फ और सिर्फ मेल में, ना कि फीमेल में, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? जैसे ही किसी लड़के में, ठीक है, 13 to 14 एज आती है एट प्यूबर्टी, जैसे ही उसकी प्यूबर्टी हिट होती है तो उसका ब्रेन, उसकी बॉडी, उसके ब्रेन को मैसेज देती है कि हाँ अब ये बंदा बड़ा हो गया है, प्यूबर्टी एज आ गई है, तो अब GnRH रिलीज होता है वहाँ से, और वो रिलीज करवाते हैं 2 हार्मोन जिसका नाम है LH और FSH। जैसे ही बॉडी के अंदर LH और FSH का सिक्रीशन होने लगता है, प्रोडक्शन होने लगता है, वैसे ही ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। तो हमारे जो स्पर्मेटोगोनिया वाले टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? माइटोसिस। सबसे पहले क्या करते हैं वो? माइटोसिस। माइटोसिस करके एक सेल क्या होता है? 2 सेल में डिवाइड होता है। अब ये 2 सेल में डिवाइड क्यों हुए? इसमें से जो 2 सेल में डिवाइड हुआ है उसमें से एक सेल आगे जाकर हमारा क्या कर रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन। लेकिन एक जो सेल है वो वापस से क्या कर रहा है? स्पर्मेटोगोनियम टिश्यूज में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये सब क्यों कर रहा है? ये भी तो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है। नहीं, ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि एक सेल स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है और एक सेल वापस से स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है स्पर्मेटोगोनियम टिश्यूज खत्म हो जाए या सेल्स डेड हो जाए, कुछ भी हो सकता है, खत्म हो सकते हैं ना। तो इस वजह से आगे भी स्पर्म बने, तो इसलिए ये यहाँ पर पहले से ही ये इन्होंने कुछ सेल्स को अपने अपने सेल्स जैसा बनाकर रखा है जो आगे चलकर इनका काम करेंगे, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे।
ठीक है। तो अब जो सेल माइटोसिस करके आगे जाके डिफरेंशिएट होंगे इन स्पर्म, ठीक है, तो वो होंगे हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे चलकर यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मियोसिस क्या होता है, वन सेल डिवाइड होता है और कन्वर्टेड होता है इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स में। तो यहाँ पे मियोसिस होगी, फर्स्ट मियोसिस हुई और ये क्या हुआ, हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो गए किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर क्या होंगे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। फिर ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स आगे चलकर डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। कुछ न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं और ये अपनी सेल्स को, जो सर्कुलर शेप में दिख रहे थे यहाँ पर, वो अपनी सेल्स को थोड़ा इलोंगेट कर देते हैं, क्योंकि सर्कुलर सेल्स में उतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी इलोंगेटेड सेल्स में होगी, क्योंकि उनको मूव भी तो करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल से मिलने भी तो जाना है, ठीक है। तो मिलने जाने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो एनर्जी उनको कैसे मिलेगी, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में, इसलिए वो अपने स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, इलोंगेटेड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, अब यहाँ पे तो हमने मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया, अब आते हैं हम फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम कहते हैं oogenesis। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। उसके बाद ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फीमेल गैमेट का भी जो फॉर्मेशन होता है वो उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। उसकी जो ओवरी होती है वो उसके जन्म, जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद जैसे ही ओवरी बनेगी उसकी, ठीक है, ओवरी का डेवलपमेंट होता है, वैसे उसके अंदर वो ओवरी के जो टिश्यूज होते हैं, ओगोनियम टिश्यूज, वो डिवाइड होने लगते हैं तुरंत ही और वो ओवम बनाना शुरू कर देते हैं। ये रही फीटल लाइफ, ठीक है। फीटल लाइफ में क्या होता है, फीटल मतलब जब वो फिटस थी, मतलब मदर के वूम के अंदर थी, तब उसके जो ओगोनियम टिश्यूज थे वो क्या हुए, माइटोसिस किया उन्होंने, और वो किसमें कन्वर्ट हो गए, प्राइमरी oocyte में। सेम यहाँ पर भी होगा जैसे हमारे स्पर्मेटोगोनियम टिश्यूज में हुआ था। उन्होंने आगे चलकर माइटोसिस की, 2 सेल बनाया और एक सेल ने आगे जाके स्पर्म बनाया था और एक सेल वापस स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो गया था, ताकि आगे चलकर वापस स्पर्म का फॉर्मेशन किया जा सके। तो वैसे ही हमारे ओगोनियम टिश्यूज भी यही काम करते हैं। वो अभी फिलहाल 2 सेल में डिवाइड करेंगे और एक सेल आगे जाके हमारा डिफरेंशिएट होगा ओवम में, और एक सेल वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारे ओगोनियम में, ताकि आगे चलकर वापस से एक सेल का प्रोडक्शन किया जा सके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारी जो प्राइमरी oocyte रहती थी वो फीटल में ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेती थी, ठीक है। ओवुलेशन से पहले जो मियोटिक डिवीजन होती है वो वहीं पर कर ले रही थी। बर्थ होने का फिर चाइल्डहुड टाइम तक वो प्रोसेस वहीं पर फिर रुक गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। अब उतने टाइम पर उसको अगर मेंस्ट्रुएशन होने लगता तो वो उसे कैसे हैंडल करती, इस वजह से नेचर ने क्या किया, उसे वहीं पर स्टॉप कर दिया। और आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे ही वो कुछ थोड़ी बड़ी हुई, अब वो उस चीज़ को हैंडल कर सकती थी, तब नेचर ने उस चीज़ को वहाँ पे रिलीज़ किया, या फिर बोल सकते हैं कुछ हार्मोन्स रिलीज हुए उसकी बॉडी से, जिसने वापस से ये जो प्रोसेस वहाँ पे रुक गया था मियोटिक डिवीजन में, वो वहाँ से वापस से स्टार्ट हो गया। अब जो सेल्स यहाँ पे बने हुए थे उनके ऊपर कुछ लेयर्स आ गई थी, वो लेयर्स आगे चलकर वापस से क्या हुई, कन्वर्ट हुई। अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट मियोटिक प्राइमरी oocyte जो बैठे थे कब से कि हाँ बस प्यूबर्टी एज आए तब वो जाकर सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होंगे, तो वो अब बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो सेल, अब वो क्या करने लगे, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गए। सेकेंडरी oocyte से वो फिर से उन्होंने क्या की, मियोसिस की, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गए किसमें, ओवम में। अब आपको देखने मिल रहा होगा यहाँ पर हमारे एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बने थे स्पर्मेटोजोआ में, लेकिन यहाँ पर एक सेल से हमारी सिर्फ एक ही ओवम बनेगी, दूसरी जो सेल होगी वो हमारी पोलर बॉडी कहलाती है। पोलर बॉडी मतलब जो आगे चल के डिजेनरेट हो जाएगी, क्योंकि जो एग सेल होती है वो एग सेल सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, ठीक है। हमारे स्पर्म्स मिलियंस में आते हैं, लेकिन हमारी एग जो होती है, हमारी जो फीमेल होती है वो सिर्फ एक होती है, ठीक है। तो ये अडल्ट प्रोडक्टिव लाइफ है, ओके। यहाँ पे हमारी फीमेल का ओवम भी फॉर्मेशन हो गया है। अब हम आते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे ही एक फीमेल की प्यूबर्टी एज हिट होती है, वैसे ही अब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तो रेडी नहीं होती है, प्रिपेयर नहीं होती है उस टाइम पर, तो इस वजह से जो ओवम बनता है उस टाइम पर, वो ओवम को बॉडी से रिलीज भी होना पड़ेगा। तो वो बॉडी से रिलीज कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एट प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होती है फ्रॉम 13 to 14, और ये हर मंथ चालू होती है, ये हर मंथ रहती है, हर मंथ इसका साइकिल चलता है, ठीक है। और एट लास्ट इसकी जो एज होती है वो 45 to 55 एज पर जाकर ये कहीं रुकती है फीमेल्स में। इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल। सिर्फ इतने टाइम तक, जब तक ये मेंस्ट्रुअल हो रहा है तभी तक फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, अदरवाइज वो स्टेराइल कहलाएंगी, ठीक है। बट जो मेल्स होते हैं वो अपनी लाइफ टाइम में गैमेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फीमेल ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि फीमेल का जब तक मेंस्ट्रुअल चलेगा तब तक ही वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। चलो देखते हैं अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर आपको कुछ पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स दिखाई दे रहे होंगे, जो कि है FSH और LH, ठीक है। तो यहाँ पे FSH और LH का लेवल यहाँ पे इंक्रीज होता है, बट शायद स्टार्ट में दिया नहीं गया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद
ओवेरियन इवेंट्स आता है। ओवेरियन इवेंट्स में ओवरी के अंदर क्या चल रहा है उसे कहते हैं ओवेरियन इवेंट्स। उसके बाद ओवेरियन हार्मोन लेवल। अब ओवरी जब जैसे जैसे डेवलप करेगी तो उसमें से भी तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो वो भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगी जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद आता है हमारा यूटेराइन इवेंट्स। यूटेराइन इवेंट्स क्या होता है? अब जब ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ओवरी की साइकिल चल रही है, पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो उसका असर हमारे यूट्रस पे क्या दिख रहा है उसे हम बोलते हैं यूटेराइन इवेंट्स। हमारे यूट्रस पे भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो उसे हम कहते हैं यूटेराइन इवेंट्स। यहाँ पे हमें कुछ फेजेस देखने मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ फेजेस देखने मिल रहे हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 या 29 डेज का साइकिल होता है। पर 28 या 29 डेज में वो रिपीट होती रहती है। मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग टाइम या फिर मेंसेस भी हम उसे कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये कब होता है, कितने टाइम तक के लिए होता है? 1 to 5 या फिर 7, ये वेरी कर सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। हर फीमेल में वेरी करता है, डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं है सबका सेम हो, बट ऑन एन एवरेज 5 to 7 डेज की मेंस्ट्रुएशन होती है या मेंसेस होती है। उसके बाद से कुछ टाइम आता है पीरियड आफ्टर 5 या 7, जब भी हमारा ब्लीडिंग खत्म हो। ब्लीडिंग के बाद वाला जो टाइम होता है वहाँ से लेकर हमारे 13th डे तक, ठीक है, 13th डे तक हम उसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। फॉलिकल्स क्या थे? हमारे ओवम, ओवरी, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये इन्हें हम कहते हैं फॉलिकल्स, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। उसके बाद जो हमारा 14th डे होता है उसे हम कहते हैं ओवुलेशन टाइम, ठीक है, ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन का मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द oocyte, ठीक है। ओवम का रिलीज होना कहाँ से? ओवरी से, ठीक है। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, उसे हम कहते हैं ओवुलेशन। उसके बाद हमारा आता है 15th डे से। 15th डे से 29 या 28 जितने भी दिन हो, ठीक है, उतने दिन तक को हम क्या कहते हैं? लूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। लूटियल फेज इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो ओवम था वो रिलीज हो चुका है, अब उसके पास जो बच गया हुआ है ओवरी के अंदर उसे हम कहते हैं कॉर्पस लुटियम, तो इसलिए हम इसे कहते हैं लूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ना, वो वापस से दोबारा बनने लगती है, रीजनरेट होने लगती है, और उसके अंदर कुछ ग्लैंड सिक्रेट होने लगते हैं, ठीक है, ताकि वो आगे चलकर अगर सपोज प्रेगनेंसी हो गई तो वो बेबी को एनर्जी दे सके, न्यूट्रिशन दे सके। इसलिए ये हमारे एंडोमेट्रियम की वॉल क्या करती है? कुछ ग्लैंड्स को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे लेवल्स पर, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ। पहले हमारा पिट्यूटरी का हार्मोन लेवल देखते हैं। जब जैसे ही एक लड़की में प्यूबर्टी एज हिट होती है तो उसकी बॉडी में एलएच का लेवल तो कम रहता है, एलएच का लेवल उस टाइम पे नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जो एफएसएच का लेवल रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एफएसएच का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और एलएच का लेवल फिलहाल यहाँ पे लो ही है। एलएच को मैं ग्रीन कलर से बनाती हूँ वरना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये रहा हमारा एफएसएच और ये है मेरा एलएच, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है हमारा जो जैसे प्यूबर्टी हमारी हिट होती है तो वैसे ही एफएसएच का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। अब अगर एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पर हमारे जो ओवरी के अंदर ओगोनियम टिश्यूज़ थे वो डेवलप होना चालू हो जाएंगे और बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है। जैसे ही ये हमारे फॉलिकल डेवलप होंगे, प्राइमरी माइटोसिस करेंगे, फिर मियोसिस करेंगे, मियोसिस 2 करेंगे, ठीक है, तो ये डेवलप होने लगेंगे, डेवलपिंग फॉलिकल। फिर उसके बाद ये डेवलप हो जाता है इनटू मैच्योर फॉलिकल, और जैसे जैसे ये फॉलिकल डेवलप होंगे ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे बढ़ने लगेगा। और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे बढ़ेगा वैसे ही हमारी एंडोमेट्रियम की वॉल जो ब्लीडिंग के वजह से यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन में ब्रेकडाउन हो गई थी, डिजेनरेट हो गई थी, ब्लीडिंग हो गई थी, अब वो वापस से यहाँ पे रीजनरेट होने लगेगी जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। अब 14th डे पे आते हैं हमारा, यहाँ पे ओवम रिलीज़ हो जाता है। ओवम जैसे ही ओवुलेशन हुआ, ओवम रिलीज़ हुआ, तो यहाँ पे हमारी बच जाती है इसकी सिर्फ ऊपर की बॉडी जो कि उसकी ऊपर की आउटर लेयर्स थी, और इसके अंदर से ओवम रिलीज़ हो जाता है। तो जो बच जाता है हम उसे कहते हैं कॉर्पस लुटियम, ये हमारा कॉर्पस लुटियम है, ठीक है। और यहाँ से ओवम रिलीज़ हो चुका है जो ओवरी से रिलीज़ होकर कहा गया इनफंडिबुलम में और एम्पुलर रीजन में जाके वेट कर रही है कि अब स्पर्म आएगा और उसे फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ओवरी के जो फॉलिकल्स है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप एलएच का लेवल बढ़ गया था, एलएच का लेवल बढ़ा मतलब ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन हुआ है, ओवुलेशन हुआ है तो मतलब एलएच का लेवल बढ़ेगा, एलएच का लेवल बढ़ेगा, यहाँ पे ओवुलेशन हो गया। अब इसमें से ओवम तो रिलीज़ हो गया, अब सिर्फ बचा है हमारा आउटर लेयर। वो आउटर लेयर क्या करेगा? अब वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे तो डिक्रीज था, लेकिन यहाँ पे जाके वो एकदम से बढ़ गया क्योंकि अब एस्ट्रोजन रिलीज़ करने वाले तो जो था ओवम वो तो चले गया, अब एस्ट्रोजन रिलीज़ कौन करेगा? ओवम तो गया। तो यहाँ पर जो कॉर्पस लुटियम बच जाता है वो हमारा रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है, ठीक है। और यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हुआ तो ये वॉल वापस से टूटने ही वाली थी कि कॉर्पस लुटियम ने प्रोजेस्टेरॉन देकर इसको वापस से मेंटेन
कर दिया, जिसकी वजह से ये वापस से रीजनरेट होने लगी। साथ ही साथ इसके अंदर ग्लैंड्स भी प्रोड्यूस होने लगे और ये टोटली 7 to 8 डेज चलता है। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहते हैं 7 to 8 डेज तक, वेट करते हैं कि कहीं फर्टिलाइजेशन होगा तो इसे यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो वॉल इन्होंने रीजनरेट की है उसका उन्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है और फिर वापस से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है। तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे फर्टिलाइजेशन इवेंट में। उसके बाद हमारे दूसरे टॉपिक पे आते हैं, उसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवा टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट फॉर्म करेंगे ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब अगर मिलेंगे, जैसे ही हमारा मेल गैमेट अगर फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होता है तो वो क्या करेगा, हमारे मेल फीमेल गैमेट को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा और उससे क्या बनेगा, जाइगोट। तब हमें डेवलपिंग बेबी देखने मिलेगा। यहाँ पे हमारी फीमेल देखने मिल रही है और ये है हमारा मेल गैमेट। फीमेल गैमेट के कुछ सेल्स देखने मिल रहे हैं, ये रहे हमारे अंदर ओवम। यहाँ पर है हमारी फीमेल गैमेट और उसके ऊपर कुछ सेल्स देखने मिल रही है हमारे कोरोना रेडिएटा वाली लेयर। ठीक है, ये है हमारी जोना प्रीविटेलाइन मेम्ब्रेन जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी किसी से टूटती नहीं है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला स्पर्म होना चाहिए और इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो क्या करते हैं, हमारे स्पर्म को पहचानते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग का ही स्पर्म है या फिर किसी और स्पीशीज़ का तो नहीं आ गया। जैसे कि अगर मंकी, डोंकी किसी और स्पीशीज़ का तो स्पर्म नहीं आ गया, तो उसे देखना, रिकॉग्नाइज करना कि ये ह्यूमन का ही स्पर्म है। और ये पेरीविटेलाइन स्पेस हमारे ओवम और यहाँ पे जोना लेयर के नीचे बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। उसके बाद आते हैं ये हमारे हमारे मेल गैमेट का स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि यहाँ पे स्पर्म दिया हुआ है, जो स्पर्म उसको फर्टिलाइज करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हमें 3 पार्ट देखने मिलता है। पहला होता है हेड, दूसरा होता है हमारी बॉडी, ठीक है, मिडल पीस जिसे हम कहते हैं यहाँ पर मिडल पीस, और तीसरा होता है हमारा टेल। ठीक है, पहला होता है हेड। हेड में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी जिसको हम कहते हैं एक्रोजोम। ठीक है, एक्रोजोम में कुछ केमिकल्स होते हैं, एसिडिक केमिकल्स, जो कि हमारे जोना पेलुसिडा वाली लेयर को ब्रेक करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन यही है कि वो जोना पेलुसिडा लेयर को ब्रेक कर सकें। उसके बाद दूसरा हमारा पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसके पास वो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल वगैरह प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर कुछ आउटर लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारा आता है मिडल पीस। मिडल पीस में हमारी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट पे प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं निबेनकन। उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, निबेनकन, जो कि एनर्जी सोर्स है। ठीक है, ताकि वो आगे चलकर स्विमिंग कर सके, स्विम करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इजीली ट्रांसफर हो सके। ठीक है, और फीमेल को इजीली फर्टिलाइज कर सके। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा टेल। ठीक है, और जहाँ पे हमारा हेड वाला पोर्शन और मिडिल पीस वाला पोर्शन अटैच्ड है उसे हम कहते हैं नेक। ये हमारे फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट कंप्लीट हुए। उसके बाद हम आते हैं इम्प्लांटेशन। अगर हमारी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो उसके बाद इम्प्लांटेशन कैसे होगा, इम्प्लांटेशन या फिर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाना। जैसे अगर हमें बीज लगाना हो, हमें पौधा उगाना हो, प्लांट उगाना हो, तो हम क्या करते हैं, बीज को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और ऊपर से थोड़ा पानी डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने उसे मिट्टी के अंदर डाल दिया, इम्प्लांट कर दिया उसे, अब उसमें से प्लांट इजीली ग्रो करेगा। तो इसमें भी हम ह्यूमन बींग में भी जो जाइगोट होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन जो हुआ है, उस जाइगोट के फॉर्मेशन होने के जाइगोट जो बना है वो जाइगोट को एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर इम्प्लांट करना होता है और वो खुद से हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवम है जो कि फर्टिलाइज्ड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ है टू फॉर्म जाइगोट। ये जाइगोट देखने मिल रहा है। जाइगोट ये 2 सेल स्टेज है। पहले तो जब यहाँ पे जाइगोट बनेगा तो वो सिंगल सेल रहेगा, मतलब यूनिसेल्युलर। फिर वो आगे चलकर फर्दर सिक्वेंशियल माइटोसिस करता है जिसकी वजह से वो बन जाता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर आगे चलकर 6 to 8 सेल स्टेज देखने मिलेगा जिसे हम कहते हैं मोरुला। 16 to 32 सेल स्टेज को हम कहते हैं मोरुला। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, इनर मास सेल और ट्रोपोजॉइट्स के सेल्स, ऐसे फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद हमें आफ्टर कुछ टाइम देखने मिलेगा कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है। उसके बाद हम आते हैं हमारे प्रेगनेंसी एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन। तो प्रेगनेंसी, अब जैसे ये यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गई तो उसके बाद प्रेगनेंसी, हमारा जो बेबी है वो और डेवलप्ड होगा, और डेवलप्ड होगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने मिलेगा। ह्यूमन फीटस विथ यूटरस, ह्यूमन का फेटस देखने मिल रहा है हमें विद इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर ह्यूमन का फेटस कैसे देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नाम देखने मिल रहे हैं जैसे कि प्लासेंटल विलाई। यहाँ पर विलाई क्यों लिखा गया है, प्लासेंटल तो मतलब आपको पता ही होगा कि प्लासेंटा वो चीज़ है जिसके थ्रू चीज़ें ट्रांसफर होती है, मदर से बेबी में ट्रांसफर होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मटेरियल वगैरह टेक प्लेस होती है। तो यहाँ पर विलाई क्यों दिया है, क्योंकि जब प्लासेंटा तो स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, प्लासेंटा को बनने में टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 2.5 महीने के बाद जाकर प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो तब तक 2 महीने तक जो बेबी होता है वो तो ऐसे जिएगा नहीं, तो उसको भी तो सारी चीज़ें चाहिए होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा, न्यूट्रिशन भी होगा, मटेरियल्स भी होगा। तो उस टाइम पे वो मटेरियल्स के एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटल विलाई। उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड देखने मिल रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो बेबी से अटैच होता है, बेबी के नाभि से अटैच होता है, उसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे देखने मिल रहा है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, सर्विक्स के पास देखने मिल रहा है। उसके बाद आता है हमारा कैविटी ऑफ यूट्रस। यूट्रस की कैविटी देखने मिल रही है जिसके अंदर हमारा
बेबी का फॉर्मेशन हुआ है। योक सैक ये इसके आउटर की फ्लूइड प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं योक सैक। और ये रहा हमारा एम्ब्रियो, जो जाइगोट था, एम्ब्रियो था, वो डेवलप हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हमारे प्रेगनेंसी एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन। अब प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा, प्लासेंटा फॉर्मेशन होना ज़रूरी क्यों है? ट्रांसपोर्ट करेगा सारे सब्सटेंस को, गैसेस को, ठीक है, एंड और फ्रॉम द एम्ब्रियो एक्सचेंज। दूसरा प्रोड्यूसेस हार्मोन, जैसे कि एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। उसके बाद एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ऐसे ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स आगे चलकर आप लोग को बताते हैं कि हाँ एचसीजी का यूज़ किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर प्रेगनेंसी, फॉर नोइंग द प्रेगनेंसी और बाइल यूजिंग प्रेगनेंसी किट, ओके। उसके बाद हम आते हैं हमारे पार्चुरेशन, हमारा लास्ट टॉपिक। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? पार्चुरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस आफ्टर जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड जिसमें मदर ने अपने वुम्ब को, अपने बेबी को अपने वुम्ब में कैरी किया हुआ है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन जब मदर अपने बेबी को या फिर यंग वंस को बर्थ देती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। और ये पार्चुरेशन होने के लिए हमें एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जैसे ही ब्रेन से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा तो मदर को लेबर पेन स्टार्ट होगा और ये पार्चुरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो गया है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। उस वीडियो में हम उससे रिलेटेड सारे चीज़ें कवर अप करेंगे। सो गाइस टिल दैट रिवाइज इट, ओके।